किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कृषि दर्शन में बात कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में जैव उर्वरकों के महत्व के बारे में। इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री राजेश कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी कृपको, हनुमानगढ़ से। राजेश कुमार साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि कृषि में जैव उर्वरक के महत्व की हम बात कर रहे हैं। परंपरागत खेती होती आ रही है, किसान लाभ उठा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ऐसे में ये जो दौर है जहां जैव उर्वरक की बहुत बात होती है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसके बारे में हमारे किसानों को बताइए। किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हरित क्रांति के दौर के बाद में उर्वरकों का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। हम उर्वरक लगातार दे तो रहे हैं, परंतु जितना हम उर्वरक दे रहे हैं, क्या उतना पौधा पूर्ण रूप से ले रहा है? जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कोई फर्टिलाइजर दिया, 100 किलो दिया, तो वो पौधे ने कितना लिया? इसे फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी के रूप में बताएंगे। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है उर्वरकों की। यदि हम जैव उर्वरकों का उपयोग करें तो हम फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं और जो उर्वरक हमने ज़मीन में दिए हैं वो पौधे को उपलब्ध करवा सकते हैं तथा हमारी मृदा को दूषित होने से भी बचा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हमने अंधाधुंध उर्वरक उपयोग शुरू कर दिया है, बिना मिट्टी की जांच के शुरू कर दिया है, तो हमें पूर्ण रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जिसमें जैव उर्वरक अत्यंत कारगर सिद्ध है। बिल्कुल। अच्छा राजेश साहब, की बात की जाए जैव उर्वरक, तो ये क्या होते हैं, इन्हें कैसे हम बता सकते हैं किसानों को? और जहाँ तक बात है सूक्ष्म जीवों की, तो जैव उर्वरक में कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, इसके बारे में भी हमारे किसानों को बताइए। किसान भाइयों, जैसा उर्वरक नाम आता ही तो हम समझ जाते हैं कि पोषक तत्वों की बात की जा रही है, और इसमें एक सिंपल सा शब्द और जुड़ा है, जैव, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा पोषक तत्वों की सप्लाई करना ही जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक कैरियर बेस्ड होते हैं। इनमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या होती है जो देखी नहीं जा सकती आंखों से। सूक्ष्म जीव की सहायता, माइक्रोस्कोप की सहायता से उन सूक्ष्म जीवों को हम देख सकते हैं। इनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है। जैव उर्वरक में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। किसान भाइयों, मुख्य रूप से 3 प्रकार के इसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं। सबसे अधिक सूक्ष्म जीव जो काम में लिए जाते हैं, जिनकी हम बात करें तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो सर्वाधिक जैव उर्वरक बनाने में काम में लिए जाते हैं। जैसे हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोल्यूबल बैक्टीरिया आदि। जैसे बाजार के अंदर यदि आप देख रहे हो तो आपको एजोटोबैक्टर के नाम से बाजार में मिलता है, पीएसबी के नाम से बाजार में मिलता है, राइजोबियम के नाम से भी हमें बाजार में मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें फंगस की, तो फंगस के रूप में जो सूक्ष्म जीव है, जो कवक के रूप में सूक्ष्म जीव है, वो हम बात करेंगे माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक प्रकार का जैव उर्वरक है, जिसमें कवक के रूप में जैव उर्वरक उपस्थित होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तीसरा सूक्ष्म जीव एल्गी, एल्गी जो है वो बायोस्टिमुलेट के रूप में हम पौधों को दे रहे हैं। आप देख रहे हो कि हमें शिवारिका, सागरिका आदि अनेक नामों से बायोस्टिमुलेट्स जो है वो उपलब्ध हो रहे हैं। ये अनेकों जैव उर्वरकों के जो प्रकार हैं। जी राजेश साहब, आपने एक नाम लिया माइकोराइजा। ये माइकोराइजा का नाम बहुत सुनने में आ रहा है और बहुत से किसान इससे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि क्या होता है, किस तरह काम में लिया जाता है और इसके क्या फायदे हमारे किसानों को मिल सकते हैं, जरा बताइए। जी किसान भाइयों, माइकोराइजा एक हमारे लिए बहुमूल्य उपहार के रूप में इसे हम संज्ञा दे सकते हैं। माइकोराइजा, जैसे हमने पूर्व में बात की थी, माइकोराइजा भी एक प्रकार का जैव उर्वरक है जो एक लाभदायक फंगस के रूप में उपस्थित होता है। यह क्या करता है, जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। जैसे पौधे की जड़ें हैं, जड़ों के साथ एक आवरण के रूप में, कोटिंग के रूप में आकर के यह एक पौधे के अंदर जाके स्थापित हो जाता है और एक जाल बना के रहता है। यदि किसान भाइयों हम इसके फायदे की बात करें तो जैसे मैंने बताया जाल बनाता है, तो आप समझ ही गए होंगे, जाल बना करके यह पौधे के जो जड़ों का कार्य क्षेत्र को बढ़ा देता है। उसके पास जो भी पोषक तत्व उपलब्ध होंगे उनको जो पौधों को दिलाने का काम माइकोराइजा के द्वारा किया जाता है। माइकोराइजा फास्फोरस है, सल्फर है, जिंक है, कैल्शियम है आदि अनेक तत्व उपलब्ध कराता है। परंतु माइकोराइजा का मुख्य रूप से उपयोग फास्फोरस तत्व की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो अगतिशील है, मृदा में गति नहीं करता। जड़ यदि फास्फोरस के पास जाएगी तो पौधा ले लेगा, परंतु फास्फोरस जड़ के पास नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में यदि उसका जड़ों का कार्य क्षेत्र बढ़ता है तो वह माइकोराइजा इसको उपलब्ध करवाने का काम करती है। दूसरा किसान भाइयों, माइकोराइजा का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है, यह एक कवक है और जड़ों को ढक देती है। जब कोई भी रोगाणु उस जड़ों पर अटैक करेगा तो जड़ और उस रोग फैलाने वाले कारक के बीच में
एक स्तंभ के रूप में खड़ा रहता है, जो भी हानिकारक कवक होगी उनको नष्ट करता है, यानी कि पौधे को रोगों से भी बचाव करता है। इसी कड़ी में एक सबसे जो महत्वपूर्ण फायदा होता है, जब जड़ों का क्षेत्र बढ़ेगा तो आसपास जो संरक्षित नमी होगी उस नमी को भी पौधों को दिलाने का काम करता है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि माइकोराइजा शुष्क मृदाओं के लिए वरदान साबित है। शुष्क मृदाओं में नमी संग्रहण का कार्य जो है वो भी माइकोराइजा के द्वारा किया जाता है। जी, माइकोराइजा जो कि जैव उर्वरक का एक भाग है, एक अंग है। आपने बहुत सारे फायदे तो इसके बता दिए। इसके अलावा और कौन से फायदे जैव उर्वरक काम में ले अगर हमारा किसान तो उसे मिल सकते हैं, उसकी खेती को मिल सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जैसे किसान साथियों, हम बात कर रहे थे, ये अलग अलग प्रकार के जैव उर्वरक होते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया की बात की तो एक राइजोबियम नाम से एक कल्चर हमें मिलता है। राइजोबियम दलहनी फसलों के लिए अति आवश्यक है। दलहनी फसलों के अंदर जड़ों में गांठों के रूप में पाया जाता है, सहजीवी संबंध के रूप में रहता है। यदि प्रॉपर तरीके से राइजोबियम काम में लिया जाए तो दलहनी फसलों में नत्रजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से हम बात करें तो धान वाली फसलों में एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, ये जैव उर्वरक अत्यंत कारगर सिद्ध है। हमने माइकोराइजा के संबंध में एक बात की थी फास्फोरस के लिए। फास्फोरस के लिए एक अलग से बैक्टीरिया भी उपलब्ध है, पीएसबी कल्चर, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, जो मृदा में पड़ी फास्फोरस को घोल करके पौधे को उपलब्ध करवाता है। इसी तरह किसान भाइयों, एक हमारा तीसरा मुख्य पोषक तत्व होता है पोटास। पोटास की मोबिलिटी मृदा में कम होती है, तो उस मोबिलिटी को बढ़ाने का काम भी पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। किसान भाइयों, मैं एक अन्य पोषक तत्व की बात करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सूक्ष्म पोषक तत्व है परंतु उसकी आवश्यकता कम होते हुए भी बहुत अधिक है, जो है जिंक। लगभग हमारी मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। जिंक की कमी मनुष्यों में भी पाई जाती है। कोरोना काल में जिंक का महत्व आप सभी ने देखा होगा। जिंक की एक सबसे बड़ी जो खास बात है वो आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि जिंक जाड़े में उपलब्धता कम हो जाती है। सर्दियों की फसल में यदि हम जिंक काम में लेते हैं तो उसकी उपलब्धता कम रहती है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक जिंक सोल्यूबल बैक्टीरिया बाजार में उपलब्ध है। यदि जिंक सोल्यूबल बैक्टीरिया आप काम में लेते हो तो भी उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। इसके अलावा फंगस की हमने बात की। एक जैव उर्वरक का प्रकार एल्गी और है। एल्गी के अंदर अनेक प्रकार के बायोस्टिमुलेंट्स पौधे को उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसके लिए मैंने नाम लिए थे शिवारिका या सागरिका बाजार में हमें मिल रही है। वो उनका भी निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल है। जी, आपने कहा कि अगर सही तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए तो हमें फ़ायदा हो सकता है, तो वो तरीका, वो विधि क्या है जिससे हमारे किसानों को जैव उर्वरक इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उन्हें मिल सके? जी किसान भाइयों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। हम कोई भी उर्वरक दें या जैव उर्वरक दें तो उसमें हमें 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। वो उर्वरक या जैव उर्वरक कब देने हैं, कैसे देने हैं और किस विधि से देने हैं। यदि इन तीनों में हमारे कोई भी डिफरेंस आएगा तो हमें निश्चित रूप से उत्पादन भी हमारा प्रभावित होता है और पूर्ण रूप से लाभ भी पौधे को नहीं मिल पाता है। जैव उर्वरक को हम 3 तरीके से काम में ले सकते हैं। इसमें किसान भाइयों, पहला तरीका जो सबसे अच्छा और कारगर तरीका है सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। यदि किसान साथी बीज उपचार के अंदर राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या जो जितने भी हमने जैव उर्वरक बताए काम में लेते हैं तो इसका हमें अंकुरण में भी प्रभाव देखने को मिलता है। साधारण या परंपरागत तरीके से बोई गई फसलों की अपेक्षा इसके अंकुरण में भी 1 से 2 दिन का फर्क जो है वो रहता है। इसके अलावा जब पौधा अंकुरित होता है तो अंकुरित होते हुए पौधे को यदि पोषक तत्व मिलते हैं तो उसका प्रभाव भी अंत तक रहता है। तो सबसे पहला तरीका हम इसको बीज उपचार के रूप में काम में ले सकते हैं। इसका दूसरा तरीका किसान भाइयों क्या होगा कि हम इसको जब हमारी ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें मृदा में मिलाया जा सकता है, जिसे हम मृदा उपचार के नाम से जानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कंपोस्ट या अच्छी सड़ी गली खाद के अंदर जैव उर्वरकों को मिलाना होगा, चाहे वो ठोस रूप में हो या द्रव रूप में हो, उसको मिला करके हमें रखना होगा। किसान भाइयों, मैं बीच में एक बात और बताना चाहता हूँ। जैव उर्वरक मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं, यानी कि ये स्क्वायर सिस्टम में मल्टीप्लाई होते हैं। यदि हम मृदा में देने से 1 या 2 दिन पहले इसको किसी भी कंपोस्ट के अंदर मिलाकर छोड़ेंगे तो यह अपनी संख्या से कई गुना में वृद्धि कर लेते हैं। तो उसे हम खेत की जुताई करने से पहले मिट्टी में मिला करके ऊपर से हम जुताई कर देंगे। तीसरा तरीका है, यदि हम इसको बीज उपचार नहीं कर पाए या जुताई के समय नहीं दे पाए तो जब हम फसल के अंदर पहली या दूसरी सिंचाई करते हैं
उस सिंचाई में भी हम जैव उर्वरकों को उपयोग में ले सकते हैं। जैसे यदि हम लिक्विड की बात करें तो 1 एकड़ के लिए 1 लीटर पर्याप्त रहता है, परंतु एक जो फील्ड में कमी देखी गई है हमारे किसान भाइयों में, कहीं हम देखते हैं कहीं कहीं इसका स्प्रे के रूप से काम में लिया जाता है। चूँकि ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, यदि हम इसको ज़मीन में मिलाएंगे तो ये जड़ों में जाकर काम करेंगे। तो हमें यह भूल नहीं करनी है, इसको केवल पानी के साथ या ड्रिप के साथ देना है और इसका ये ध्यान रखना है कि वो जड़ों तक पहुँचे, जिसका अधिक से अधिक लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल सके। जी, अगर लाभ की बात की जाए तो किसानों को पता भी होना चाहिए कि उनकी ज़मीन में किस तरीके की उर्वरक की या पोषक तत्वों की कमी है। ऐसे में अगर मृदा जांच अगर किसान नहीं करवाता है तो कहीं ना कहीं उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है, या कहीं वो एक जागरूक किसान नहीं रह जाता। अब अगर बात की जाए जैव उर्वरक और मृदा जांच की, तो इनका सह संबंध क्या है, क्यों आवश्यक है, ये भी बताइए। बिल्कुल किसान भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मृदा जांच के बारे में तो आप सभी जानते हैं, परंतु जो हमारा क्वेश्चन है कि मृदा जांच और जैव उर्वरक के बीच में संबंध क्या है। यदि हम मृदा की जांच कराएंगे तो ही हमें पता होगा कि हमारी ज़मीन में किस तत्व की कमी है। यदि किसान भाइयों आप मिट्टी की जांच कराओगे तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि हम उर्वरक तो हमारी ज़मीन में दे रहे हैं, परंतु फिर भी उस तत्व की कमी आ रही है, पौधे के अंदर उस तत्व की कमी आ रही है। उसका कारण क्या होगा, हमने उर्वरक तो दिया था, या तो वो ज़मीन में जा करके फिक्स हो गया या पौधा ले नहीं पाया। तो इससे हमें क्या होगा, जैसे हमने डीएपी दिया था और पौधे को डीएपी की कमी फिर भी हमने दिखाई दी, या फॉस्फोरस की कमी दिखाई दी, पोटास की कमी अन्य किसी तत्व से दिखाई दी, तो उसके लिए हम उस विशेष जैव उर्वरक को काम में ले सकते हैं। हम जब मिट्टी की जांच करवाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़मीन में कौन से तत्व की कमी है। किसान साथियों, किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि वो अपने खेत में प्रायोगिक तौर पर सभी ट्रायल लगा करके देख सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने खेत के एक हिस्से की मिट्टी जांच करें और उस हिस्से की जो भी हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति है वो जैव उर्वरकों के माध्यम से देना आरंभ करें। तो आप देखेंगे कि उस तत्व की कमी भी दूर होगी और फसल के अंदर उत्पादन में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी। यदि आप जैव उर्वरकों से पोषक तत्वों की पूर्ति देते हैं तो एक बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने जैसे आप देखा होगा कि हर जगह न्यूज़पेपर हो, जब भी खेती की बात होती है तब एक बड़ी चिंता जाहिर की जाती है कि हमारी मृदाओं के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर, जैविक कार्बन का स्तर बहुत ही डाउन आ रहा है, जिसके कारण पोषक तत्व उपलब्ध होते हुए भी पौधा नहीं ले पाता है, उत्पादन हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। यदि मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो जैविक कार्बन का स्तर भी स्वतः अपने आप बढ़ेगा, वो जमीन के अंदर क्रिया करेंगे और जैविक कार्बन का स्तर जो है वो बढ़ाएंगे। तो जैविक कार्बन का स्तर बढ़ाएंगे और पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए हमें आवश्यक होगा कि हम मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। जी राजेश साहब, अगर बात की जाए, किसान ये सोचता है जैसे आपने कहा कि उर्वरक की उसको प्रधानता रहे या पोषक तत्व मिलते रहे, तो कई बार वो रासायनिक उर्वरकों की तरफ भी जाता है। ऐसे में अगर जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों की तुलना की जाए तो किस तरीके से जैव उर्वरक ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, ये भी हमारे किसान साथियों को बताइए। आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे किसान साथी जब हम भी फील्ड में जाते हैं तो ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो इस तत्व की पूर्ति के लिए उर्वरक दे दिया है, तो हम जैव उर्वरकों की क्यों आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, एक शब्द होता है फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, उर्वरक उपयोग दक्षता। जब हम मृदा में कोई भी उर्वरक देते हैं तो 100 किलो देने पर उस 100 किलो के पोषक तत्व पौधे को नहीं मिल पाते हैं। उसका कारण होता है अलग अलग उर्वरकों की, रासायनिक उर्वरकों की अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे फास्फोरस की अलग उर्वरक उपयोग दक्षता होगी, नाइट्रोजन की अलग होगी, पोटास की अलग होगी। ये मृदा में जा करके फिक्स होने के कारण इनकी उर्वरक उपयोग दक्षता कम हो जाती है। अब इस समय यदि हम जैव उर्वरक साथ में कंबाइन काम में लेंगे तो जो हमारे ज़मीन में स्थिर हो गए वो पोषक तत्व भी मृदा को उपलब्ध हो जाएंगे और जो आगे जा करके अन्य पोषक तत्व क्रिएट करने का काम भी हमारे जैव उर्वरक करेंगे। तो जो आपने पूछा है इसका एक ही है, यदि हम इसको सामूहिक रूप से काम में लें तो ये कैरियर के रूप में जो हमारी ज़मीन में फिक्स है उनको भी पौधों को उपलब्ध करवाने का काम जैव उर्वरकों द्वारा किया जाता है। जी, बहुत ही बढ़िया बात आप बता रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि किसान जब भी कोई नवाचार करता है, कोई नई चीज़ वो उपयोग में लेता है, तो चाहता है कि उसे कहीं से थोड़ी सी मदद या मार्गदर्शन मिले। ऐसे में सरकार किस तरीके से जैव उर्वरकों को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, आगे लाने के लिए, और किसानों की सहायता कर रही है, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जितने भी जैविक खेती करने वाले हैं उन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए
सरकार द्वारा इनाम भी दिए जाते हैं, सरकार द्वारा उनको विजिट भी कराया जाता है, विभागीय अधिकारियों के द्वारा उनका फील्ड विजिट भी किया जाता है। इसके अलावा यदि हम हमारी संस्थाओं की जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है, क्रिप्को है, इफ्को है, इनके द्वारा भी फील्ड के अंदर ट्रायल लगाए जाते हैं। ट्रायल लगाकर किसान को उनके खेत में ही इनके प्रभाव के बारे में बताया जाता है। जैसे हमने बात की थी माइकोराइजा की, तो माइकोराइजा का जब खेत में फील्ड में ट्रायल लगाएंगे तो आसपास के किसानों को हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि जिस फसल में जैव उर्वरक काम में लिया था और जिस फसल में जैव उर्वरक काम में नहीं लिया, उन दोनों फील्ड में किस प्रकार का जो है वो अंतर है। इसके अलावा आप देख रहे हो अभी हमें हमारी ज़मीन के अंदर उर्वरा शक्ति निरंतर कम हो रही है, जैविक कार्बन निरंतर कम आ रहा है। इसमें सरकार के लिए भी और हमारे किसान भाइयों के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को अच्छा अनाज देने के लिए, उनको अच्छी ज़मीन की सेहत देने के लिए भी आवश्यक होगा कि हम जैव उर्वरकों का अधिकाधिक उपयोग करें, क्योंकि ये सस्ते भी हैं। और यदि हम इस तरीके से बात करें, हमने जो भी जैव उर्वरक ज़मीन में दिया है, रासायनिक उर्वरक ज़मीन में जाकर तुरंत या तो पौधे को मिलता है या नष्ट हो जाता है, परंतु जैव उर्वरक एक मिनी फैक्ट्री के रूप में काम में करते हैं। यानी कि हम किसान भाइयों ऐसे समझना चाहिए कि हमने हमारे खेत में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य पोषक तत्व लगाने की फैक्ट्री मशीन की जो है वो खेत में लगा ली है, तो कोई भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा राजेश साहब की हम बात कर रहे हैं जैव उर्वरकों की, आपने भी बताया कि किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम सरकार भी कर रही है। चुनौतियों की बात आई, चुनौती एक शब्द आया, जैव उर्वरक जो हमारे काश्तकार, हमारे किसान भाई बहन काम में ले रहे हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं, इसके बारे में बताइए। चूँकि हमने देखा है कि रासायनिक उर्वरकों के परिणाम हमें तुरंत मिलते हैं। यदि हम यूरिया देंगे तो यूरिया अपना तुरंत प्रभाव दिखाएगा, डीएपी देंगे तो डीएपी अपना तुरंत प्रभाव दिखाएगा, परंतु जैव उर्वरकों में मुख्य चुनौती यह है कि इसका प्रभाव लगभग 20 से 21 दिन बाद मिलता है, जबकि वो प्रभाव धीरे धीरे हमें दिखता है। दूसरी चुनौती यह है कि जैव इसमें क्या होते हैं, जीवाणु जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव जीवित अवस्था में होते हैं। कई बार हमारे भंडारण करने का तरीका सही नहीं होता, यदि उन्हें धूप में रख दिया जाता है या अत्यधिक पुराने होने के कारण उनकी जो जीवन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं का, उस कारण उतना हमें प्रभाव उसका देखने को नहीं मिलता। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ट्रेनिंग लेनी होगी। आजकल कृषि विभाग द्वारा, अनेक संस्थाओं के द्वारा, हमारे द्वारा गांव में जाकर ट्रेनिंग दी जाती है कि जैव उर्वरक किस प्रकार काम में लेने हैं, वो कितने समय से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करें तो किस प्रकार से हम ज़मीन के अंदर मल्टीप्लाई करें ताकि उसका अधिक से अधिक हमें उत्पादन मिले और अधिक से अधिक किसान को फायदा मिले। इसके अलावा मैं किसान भाइयों एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि हम खुद हमारे खेत के एक हिस्से में, सब्जियों में, बागवानी में या फसल के अंदर इसका एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमें निश्चित रूप से दिखेगा कि जब उस साल के लास्ट में जब परिणाम देखेंगे तो 15 से 20% उत्पादन में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है और यह रिकॉर्ड भी देखा गया है। आप किसान भाइयों प्रयोग करेंगे तो आपको भी उत्पादन में 15 से 20% निश्चित रूप से वृद्धि मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जैव उर्वरक इस्तेमाल करने के दूरगामी परिणाम बहुत सुखद हैं। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे, जैव उर्वरक इस्तेमाल करने के लिए संरक्षित सुरक्षित खेती की तरफ किस तरह बढ़ाएंगे, क्या कहना चाहेंगे किसानों से? किसान भाइयों मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ धरा छोड़नी है और जो हम अनाज ले रहे हैं वो भी हमें स्वस्थ मिले। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि ये तो जीवित जीव हैं और ये ज़मीन में अगर ज़्यादा रहेंगे तो ये अच्छा कार्य करेंगे। किसी समय में हमारी ज़मीनों में सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत अधिक थी। हमारी ज़मीनों में सूक्ष्म जीव जब बारिश होती थी तो ऊपर ही घूमते हुए दिखते थे। आज सूक्ष्म जीव बहुत कम हो गए, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि उन सूक्ष्म जीवों की संख्या पुनः बढ़े, हमारी ज़मीनों का जैविक कार्बन स्तर बढ़े। यदि किसी किसान की मिट्टी की जाँच के उपरांत जैविक कार्बन स्तर 0.5 है और या 0.5 से अधिक है और सूक्ष्म जीवों की संख्या है तो वही इस देश का प्रगतिशील किसान माना जाएगा और उसकी ज़मीन ही आने वाले समय में अच्छा उत्पादन और अच्छे परिणाम देने वाली होगी। जी अच्छा राजेश साहब, बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो किसान है वो जैविक खेती के लिए आगे आ सकता है। अगर कोई किसान जुड़ना चाहे तो इसके लिए क्या कोई विशेष योग्यता भी हमारे किसानों को चाहिए होती है? इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई किसान जैविक खेती करना चाहे तो आज का जो दौर चल रहा है उसमें तो हमारे द्वारा, विभाग के द्वारा
मोटिवेट किया जा रहा है कि आप जैविक खेती करिए, आप ज़्यादा नहीं तो अपने खेत के कुछ हिस्से में जैविक खेती करिए और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो आप निश्चित रूप से उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो यदि कोई किसान भाई इन जैव उर्वरकों के परिणाम के बारे में देखना चाहता है तो क्रिप्को के द्वारा, इफ्को के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा जो डेमोस्ट्रेशन लगाए जाते हैं उनसे भी आपको परिणाम से वाकिफ कराया जाएगा और उसके अच्छे रिजल्ट मिलने पर आसपास के किसानों को भी हम प्रेरित करेंगे कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम जैव उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग करें। बिल्कुल, हम जैव उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग करें, ये हमारी आशा है कि हमारे किसानों ने कार्यक्रम को सुना ही नहीं, गुना भी होगा। हमारे किसान साथी कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं और हमारा कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा वो हमें पत्रों के माध्यम से बताते हैं। तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं और पत्रों के माध्यम से आप बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, झालाना डोंगरी, जयपुर। और राजेश कुमार साहब, आप आए कार्यक्रम में, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने कृषि में जैव उर्वरकों के महत्व के संबंध में दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब किसान साथियों, चलने का समय हो रहा है, तो बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ आपको बता दें कि हम हमेशा आपके साथ हैं कृषि दर्शन के माध्यम से। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए आज्ञा। जय हल, जय हलधर।